Hello students, now we get start a new topic of solid state. The topic is types of crystalline solid. Clear? तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लास्ट टॉपिक में हमने जो सॉलिड थे उसके दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, एग्जांपल पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो हमने टाइप्स डिवाइड किए हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए। ठीक है, तो हमने पहले तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, कितने टाइप्स हो गए हमारे पास डिवीजन के, तो हमने 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया। ठीक है, अभी नाम से ही क्लियर हो जाएगा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आएगा आयोनिक सॉलिड। ठीक है, सेकंड हो गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड and last is molecular solid। तो नाम से देखिए जरा, 3 चीज़ें तो आपको ऐसी ही समझ में आ रही होंगी। एक आयनिक सॉलिड तो बॉन्डिंग पढ़ रखा है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिस तो क्लियर हो गया होगा कि किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिस क्या बेटा, तो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हमने क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट में इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, सेकंड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हमने 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया। सब कुछ किस बेस पे है, बॉन्डिंग के बेस पे। इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर इसलिए कह रहे क्योंकि सारे में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नहीं कहा, हमने सिंपल सा रखा। ठीक है, कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 एक को सबसे पहली पॉइंट हम समझेंगे, डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड कैसे कहेंगे, किस बेस पे क्लासिफाई किया, बॉन्ड के बेस पे। तो कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड को कैसे हमने डिफाइन किया, दो सॉलिड्स विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोलम्बिक फोर्स। अब फोकस कहाँ करना है आपको, फोकस यहाँ करना है कि हमने इसको क्या रखा, एट रूम टेम्परेचर, यानी दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करें। ठीक है, और उसमें बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, आयनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, और एग्जिस्ट करने का या उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बेस से हमने क्लासिफाई किया था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे ये आयनिक सॉलिड है। क्लियर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। सेम वही डेफिनेशन रहेगा, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर, ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहां पे रीजन क्या है, यहां पे रीजन क्या रहा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को हम क्या कर लेंगे, कोलम्बिक फोर्स, इसकी वजह से हो। यहां पे किसकी वजह से होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए।
ठीक है। कई जगह पे कोवेलेंट बॉन्डिंग की जगह ऐसे भी लिख सकता है कि शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से तो एक ही बात है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड कहिए या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल जो शेयरिंग होती है, ठीक है, उसी को हम कोवेलेंट कहते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट जो होता है वो भी तो कोवेलेंट का ही पार्ट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो इसी का एक पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। क्या बोलेंगे बेटा? दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये बार बार रूम टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं? अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम बार बार रूम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग एक आने वाला है, यहां पे कौन सी बॉन्ड आ गई? मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसकी वजह से? मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? रूम टेम्परेचर पे। अब यहां एक बात समझने की आ रही है, बेटा ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। फिलहाल ये तीनों बातें समझ में आ गई, अभी डिस्कस कर रहे हैं इससे मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आयनिक सॉलिड किसकी वजह से? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, किसकी वजह से होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स की वजह से, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, किसकी वजह से? मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। मोलिकुलर सॉलिड, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट बिलो रूम टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, बिलो रूम टेम्परेचर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझ में आएगा हम बार बार ये चीज क्यों कह रहे थे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। बेटा ये तीनों तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पर मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे कभी भी सॉलिड नहीं होगा, या तो लिक्विड में आ जाएगा या वेपर में आ जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर से नीचे जब हम जाएंगे तो उसमें ये क्या करेगा? सॉलिड। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है, इसको समझते हैं जरा। आयनिक सॉलिड में कौन आपस में जुड़ते हैं? आयंस आपस में जुड़ेंगे। आयंस आपस में जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। शेयरिंग नहीं कहेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सीधे बात करें तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आयन क्रिएट हो गए इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। दो तरह के आयन हुए, उन दोनों आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स काम करेगा, सही है, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इसकी वजह से आपस में नेटवर्क की तरह बन गए, ठीक है, आपस में नेटवर्क की तरह बन गए, तो इसे हमने कह दिया कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड में तो बहुत जगह हम लोग सुनते हैं भाई दो मेटल के बीच में बॉन्ड काम कर रहा हो उसे मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। दो मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। जरा एक बार सोचेंगे बेटा, सपोज करिए कोई आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, कोई मान लीजिए कि कोई नेल ले लिया, कुछ भी आयरन नेल ले लिया, कील ले लिया आयरन की, तो एक बात है जब हमने आयरन की कील लिया होगा तो उसमें टोटल आयरन ही होगा, आयरन के अलावा और कुछ भी होगा? ये हमारे समझ से तो आयरन ही होगा उसमें, ठीक है। अब एक बात है, आयरन जो होता है वो या तो फेरस के फॉर्म में होगा या फेरिक के फॉर्म में होगा, क्लियर? या तो वो फेरस के फॉर्म में होगा या फिर फेरिक के फॉर्म में होगा या वो एटम के फॉर्म में होगा। अब एक बात नहीं समझ में आती, अगर सपोज करिए कि पूरा ये मेटल है, ठीक है, पूरा ये आयरन है, तो एक आयरन एटम दूसरे आयरन एटम से क्यों अटैच होगा? दोनों की टेंडेंसी तो सेम है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। यहां पे था एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरे ने गेन किया, तो दो तरह के चार्ज डेवलप हुए। यहां पे क्या था? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। बेटा यहां शेयरिंग हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रहा। कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। तो फिर दो मेटल के बीच में बॉन्ड बना कैसे, वो भी इतना तगड़ा? जो मेटालिक वायर्स होते हैं, ठीक है, मेटालिक वायर्स जो होते हैं हाई स्ट्रेंथ वायर बनते हैं इनके मेटल्स के। क्रेन वगैरह में देखिए हाई स्ट्रेंथ वायर होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को, ट्रेन को सब उठा लेते हैं, वो इतना हाई स्ट्रेंथ वायर होती है। तो इतना स्ट्रांग फोर्स कहां से आ गया? दो मेटल एटम आपस में क्यों इतनी स्ट्रांगली अटैच हो गए? तो सीधे हम लोग एक लैंग्वेज में तो बोल देते हैं कि तो मेटालिक बॉन्डिंग है। क्या ऐसा है क्या? क्या मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसी कुछ बात समझ में आ रही है कि क्या हो गया मेटालिक बॉन्डिंग में? दो एटम आपस में क्यों अटैच हो गए? ना वो शेयरिंग कर रहे हैं, ना उनमें कोई अपोजिट चार्ज है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जरा बताएंगे मेटालिक बॉन्डिंग फिर हुई क्या? जैसे इसमें तो क्लियर है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, इसमें क्या हो रहा है? शेयरिंग हो गया। इसमें क्या हो रहा? क्या हो रहा है इसमें? समझते हैं इसको बेटा। सपोज करिए कि एक एटम का हमने ब्लॉक ले लिया,
ठीक है, मेटालिक बॉन्ड को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमने एटम का ब्लॉक ले लिया। अब सपोज करिए इसमें एटम एटम है, पूरा चारों तरफ से एटम होंगे, ठीक है, पूरा एटम 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 मिलके बने हैं, ठीक है। बेटा एक बात तो जरा, ये तो एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें शेल्स हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल हो गए, ठीक है। ये जो शेल्स होते हैं इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसी का दूसरा क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी का तीसरा क्या नाम देंगे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है ना, ठीक है। अब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटा कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एटम हो गया, एटम में न्यूक्लियस रहा, इसके बाहर शेल्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, जो भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सीधे कोर इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब इस पूरे वैलेंस शेल को ही छोड़ दीजिए, वैलेंस शेल को पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। पूरा हम वैलेंस शेल को छोड़ दिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा देते हैं। अब न्यूक्लियस के अलोंग विथ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स, इसे क्या कहते हैं बेटा? तो न्यूक्लियस प्लस जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन को मिला के इसे कहते हैं कर्नेल। क्या कहते हैं बेटा इसे? कर्नेल, ठीक है। एक एटम हो गया, एटम में एक न्यूक्लियस होगा, कई सारे शेल्स हो गए, उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन हो गए। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, उसको हमने कह दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उस एटम में, अंदर वाले शेल में, इनर वाले शेल में, उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सबको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं, क्लियर? अब बताइए जरा, कर्नेल पॉजिटिवली चार्ज होंगे कि नेगेटिवली चार्ज होंगे कि न्यूट्रल होगा? क्या होगा कर्नेल? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? अब समझिए, पहले तो टोटल एटम न्यूट्रल था, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, मतलब जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या किया? हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, प्रोटॉन को क्या डिस्टर्ब किया? तो सपोज करिए 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट में मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, मान लिया 1 था, ठीक है। जब आप इसको निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने बचे? 10 प्रोटॉन। तो पूरा कर्नल कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो कर्नल कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? कर्नल कैसा हुआ? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कर लिया? कर्नेल्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर्नेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। मान ले रहा है कि इसके और चारों तरफ क्या होगा? वैलेंस शेल होंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होगा? वैलेंस शेल होंगे। इसके चारों तरफ क्या होगा? वैलेंस शेल होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो कर्नेल कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कर्नेल कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, इसके चारों तरफ क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ क्या हो गया बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और कर्नल होगा। कर्नल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अब जरा देखो, जो ये वैलेंस शेल यहां से गुजर रहा होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे जो होगा, इस कर्नल से भी उसी डिस्टेंस पे होगा और इस कर्नल से भी उसी डिस्टेंस पे होगा। तो कर्नल वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी जब दो एटम आपस में टच हो रहा था तो इसका कर्नल और दोनों का कर्नल अपने अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा था, और उसी डिस्टेंस पे तो दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। तो यहां तो अपोजिट चार्ज की एफिनिटी तो होगी ही, अट्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक कर्नल हुआ, वो अपने चारों तरफ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरा कर्नल हुआ, वो अपने चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है।
आगे का कर्नल हुआ, यानी 3D में अगर हम बात करें तो एक कर्नल यहाँ हो गया, एक कर्नल इधर हो गया, एक कर्नल पीछे, ऊपर नीचे, इस साइड, टोटल 6 साइड से। तो ये क्या कर रहा होगा, इधर के भी सभी तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो इसके बगल वाला कर्नल भी तो अपने चारों तरफ के खींच रहा होगा, तो इसके बगल वाला भी तो चारों तरफ से खींच रहा होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हम कर्नल हो गए, हम यहाँ किसी को पकड़ के ऐसे पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो हमारे बगल वाला कर्नल भी उसी को पकड़ के खींच रहा है, इधर वाला कर्नल भी उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है, उसी को पकड़ खींच रहा है जिसको हम खींचे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, सब लोग आपस में बंध गए, ठीक है। और एक नेटवर्क तैयार हो गया। यहाँ पे किसका नेटवर्क तैयार हुआ, अपोजिट चार्जेस का, कर्नल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसे, कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोलते हैं इसको। जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है इसे इलेक्ट्रॉन की नदी बह रही हो और कर्नल की छोटी छोटी कश्तियां इसमें तैर रही हो, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या हो गया बेटा, द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है। तो कर्नल हो गया, ठीक है, कर्नल हुआ पॉजिटिव वाला। कर्नल क्या होता है बेटा, एक एटम है, एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनको कंबाइंडली मिला के हम क्या बोलते हैं, कर्नल कहते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने कोर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, इनको मिला के क्या बोलते हैं हम, कर्नल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। कर्नल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। कर्नल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो रही थी बात, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कर्नल को दिखाया। रीजन ये था कि उस अट्रैक्शन को दिखा सकें, इलेक्ट्रॉन के जो शेयर वाले हो रहे हैं उनको हम दिखा सकें, बस ये हमने किया है यहाँ पे। तो कर्नल को दिखा दिया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने चारों तरफ सबके लगा दिया। ये तो हमने 2D में बनाया, ऐसे 3D में बन जाएगा। इस कर्नल के आगे भी कर्नल होंगे, बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे पीछे भी होगा, सभी तरफ होगा। तो अब कर्नल क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और उन्हीं सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अदर कर्नल भी खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर्नल और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच बहुत सारे अट्रैक्शन बन गए। तो इसी माइन्यूट अट्रैक्शन की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो गया, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एक बात तो, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो स्टेबल होता है। अब एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल से आखिर क्यों अटैच होगा। एटम तो ठीक है कि उनके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, डुएट पूरा नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पर आखिर मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है, मॉलिक्यूल तो एटम आपस में मिल के बना लिए भाई। वाटर मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है स्टेबल है, HF मॉलिक्यूल है स्टेबल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है स्टेबल है। मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते हैं, आखिर वो शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जैसे बने वो तो स्टेबल होते हैं। तो बेटा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों अटैच होगा, हाँ तब अटैच हो सकता है जब काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी जाए, उनकी कम कर दी जाए, एनर्जी को कम किया जाए, ठीक है। तो एनर्जी कम करने का तरीका क्या हो गया बेटा, हमने क्या किया, कूल किया। तो रूम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर हमने लो करना शुरू किया, टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, घटाना शुरू किया, अब वो क्या करेंगे, वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो रूम टेम्परेचर पे तो कभी नहीं मिलेगा आइस, हमको कहाँ मिलेगा, 0 पे मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे तो कभी आइस नहीं मिलने वाला। क्लियर। तो ये क्या हो गया बेटा, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट बिलो रूम टेम्परेचर ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितने मोलिकुलर फोर्स होते हैं सारे वीक होते हैं। लंदन फोर्स हो गए, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, कोई भी हो, ठीक है, सारे वीक होते हैं, सभी वीक हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है पोलर मॉलिकुलर, तो कैसे हो गए, ये पोलर होंगे। पोलर लाइक HCl पोलर है, वाटर पोलर है, ठीक है, सारे पोलर हैं। SO2 सॉलिड SO2 वो भी पोलर है। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड जो पोलर ना हो, जैसे CO2 सॉलिड CO2 ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, वो हो गया यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गए, वाटर है, जो सॉलिड अमोनिया है, ठीक है, सॉलिड HF है, ये सब क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने एक पॉइंट पढ़ा, एक पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा डेफिनेशन। क्लियर। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ लिया हमने, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग, वो क्या हो गया, आयनिक सॉलिड।
दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग, क्या कहलाएगा, मेटेलिक सॉलिड। और मॉलिकुलर सॉलिड क्या हो गया, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट बिलो रूम टेम्परेचर ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डेफिनेशन था, बड़ा डेफिनेशन क्लियर हो गया, कोई डाउट समझने में डेफिनेशन यहाँ तक, कोई परेशानी, कर्नल, कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, तो इनको अभी हम हटा रहे हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। अब इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमारा एक पॉइंट हो गया है, ठीक है, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड ये भी हो गया हमारा एक पॉइंट क्लियर। अब ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा चल रहा था टॉपिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चल रहा था, जिसमें पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया था, तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा, सेकंड पॉइंट में कौन होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, टू टाइप्स ऑफ आयन। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, टू टाइप्स ऑफ आयंस। तो इसमें क्या हो गया बेटा, टू टाइप्स ऑफ आयंस, मालूम है, कैटायन एनायन, यही होंगे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस। कोवेलेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है बेटा, एटम्स, कौन हो गया इसमें, एटम्स। इसमें तो आयंस हो गए, इसमें कौन हो गया, एटम्स, ठीक है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड में कौन हो गया बेटा, मेटालिक सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो गया, सिंपल एटम्स, ठीक है, एटम्स ही तो कहेंगे। हाँ, और एक चीज आप कह सकते हैं, एटम के अलावा क्या कह सकते हैं, आप तो कर्नेल भी कह सकते हैं, ठीक है, कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप एटम कहिए या कर्नेल और कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहिए, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर में कौन हो गया, सिंपल, कौन हो गया भाई, मॉलिक्यूल्स। पूछना है क्या इसमें, समझना है क्या है, ये तो सिंपल है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा, पहला हो गया डेफिनेशन, वो तो हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आयनिक में क्या हो गया, टू टाइप्स ऑफ आयन। कोवेलेंट में क्या हो गया, एटम्स, जो मेटालिक होता है उसमें क्या हो गया, एटम्स, या फिर कहते हैं कर्नेल और कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन हो गया, मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड बेटा, थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक तो हो गया ये। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा है या इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा है, इंटर पार्टिकल फोर्स, ये कौन सा काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो जरा बताएंगे आयनिक सॉलिड में, तो डेफिनेशन में ही आ गया, मेंशन हो गया, डेफिनेशन में ही मेंशन हो गया, कौन सा होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलाम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कुलाम्बिक फोर्स, क्लियर। कोवेलेंट में कौन सा हो गया, कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स कौन सा काम कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्डिंग सीधे कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत, कोवेलेंट बॉन्डिंग कह सकते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मेटालिक में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मेटालिक में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूलर में कौन सा काम कर रहा है, तो बेटा मॉलिक्यूलर में 3-4 काम कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमको पोलर वाला भी लेना है, नॉन पोलर भी लेना है और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी लेना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी काम कर रहा होगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स या वंडरवाल फोर्स ये भी काम कर ही रहा होगा, ठीक है। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, डेफिनेशन क्लियर हो गई।
दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग, सेम ऐसे ही, ठीक। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लियर हो गए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो गए, टू टाइप्स ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा काम किया बेटा, तो यहाँ इंटर पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया, ठीक है। यहाँ कौन सा काम कर गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड काम कर गया, नेटवर्क बॉन्ड काम कर गया, ठीक है। मेटालिक में कौन सा काम कर गया, मेटालिक बॉन्डिंग काम कर गई, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग काम कर गई, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्नल और कॉमन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत वो टाइनी होता है, बहुत छोटा फोर्स है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं, आयन की तरह स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस है। आयन में तो क्या होता है, पूरा एक आयन है, बड़ा आयन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ होते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, तो वो हैवी है, तो उसका फोर्स भी हैवी होगा, चार्ज ज़्यादा है तो हैवी होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा चार्ज होगा उस पर, ठीक है, बहुत छोटा चार्ज होगा, क्लियर। और इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में तीन तरीके का लिख सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे बेटा वीक डिस्पर्जन फोर्स, वाइट से लिखें, वीक डिस्पर्जन फोर्स। बेटा वीक डिस्पर्जन फोर्स को हम क्या कह लेते हैं, कई बार कह लेते हैं लंदन फोर्स, ठीक है, या वंडरवॉल फोर्स भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा बेटा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इतना कुछ तीनों काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो रहा है, 3 पॉइंट से क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट, तो हमारे पास फोर्थ होता है बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी किलो जूल पर मोल में इसको चेक करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी। तो बेटा आयनिक सॉलिड जो होते हैं, यानी जो क्रिस्टल बन रहा है, आयंस आपस में अटैच हो रहे हैं, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, कितनी होती है बेटा, कितनी होती है आयनिक सॉलिड की, तो इनकी होती है 600 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 600 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल, किसके लिए, आयंस के लिए, ठीक है, किसके लिए हो गए, आयंस के लिए हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, कोवेलेंट के लिए बात करें तो इनके लिए कितनी होगी, 150 से लेके और लगभग 400 किलो जूल पर मोल इनकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई, 150 से लेके और लगभग 400 किलो जूल तक, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट तो बिल्कुल कहना मुश्किल है, एक रेंज है, कहाँ अप्रॉक्स ये रेंज आ रहा है, ठीक है, ऐसी भी अप्रॉक्स जो है वो ये रेंज जा रहा होगा, ठीक है। अब मेटालिक में कहाँ से हो जाएगा, 70 से लेके और लगभग 1000 किलो जूल पर मोल तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, कहाँ से, 70 से लेके 1000 किलो जूल पर मोल तक हो जाएगा, ठीक है। और बेटा मॉलिक्यूलर में क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर में कितना हो गया, 0.05 से लेके और लगभग 40 किलो जूल पर मोल तक जाएगा ये, ठीक है, कहाँ से लेके 0.05। अब ये इतना रेंज क्यों आ रहा है भाई, अगर लंदन फोर्स की बात करें तो बहुत वीक हो गया, तो जाहिर बात है उसके लिए हमारा जो अट्रैक्शन एनर्जी होगा बहुत कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, डाइपोल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो पोलर बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो हम 40 तक चले जाएंगे उसमें, ठीक है। तभी उसको हम आगे जब मॉलिक्यूलर का तीनों पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिटेल पढ़ लेंगे। तो बेटा बॉन्डिंग एनर्जी समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम 5th पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर। बेटा एक बात तो, आयनिक सॉलिड कैसा होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, कैसा होता है, तो आयनिक सॉलिड कैसा होता है बेटा, हार्ड, ठीक है, एंड ब्रिटल भी होगा, हार्ड होगा और ब्रिटल होगा, कोई डाउट, हार्ड है और ब्रिटल है, ठीक है, हार्ड है और ब्रिटल है। जरा बेटा कोवेलेंट की बात करो, कैसा होगा, हार्ड, कैसा होगा, हार्ड, बिल्कुल सही है, जनरली ये हार्ड होंगे, ठीक है, जनरली ये हार्ड होंगे। अब एक सॉफ्ट भी होता है, कोई सॉफ्ट कौन होता है, एक्सेप्ट ग्राफाइट,
ठीक है बेटा, ग्रेफाइट जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट। अरे भाई पेंसिल का कोर देखना कितना स्लिपरी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो, उसको हार्ड नहीं कह सकते हम, ठीक है, वो सॉफ्ट हो गया, ग्रेफाइट एक हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाता है तो इसलिए ग्रेफाइट को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। बात कर रहे हैं बेटा मेटालिक सॉलिड में, तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल जनरली हार्ड ही होते हैं। मेटल कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। अब कुछ एक बहुत कम मेटल हैं, एल्कली मेटल जैसे, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए हम जनरली क्या लेके चलेंगे? जनरली हार्ड लेके चलेंगे, ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं ये। क्लियर? कैसे होंगे? हार्ड होंगे। अब इनके लिए ये तो हार्ड होंगे नहीं भाई, सॉलिड के फॉर्म में रह जाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे ये तो कैसे हो जाएंगे जनरली? इनको जनरली हम बोल देंगे ये सॉफ्ट होते हैं। जनरली कैसे हो गए? ये सॉफ्ट होते हैं। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट समझने में? ठीक है, कहीं कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ नेचर था बॉन्डिंग एनर्जी। हमने बॉन्डिंग एनर्जी आयन का पढ़ा 600 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल तक। फिर हमने किसका पढ़ा? कोवेलेंट का। कोवेलेंट का कितना हो गया? 150 से लेके 400 तक, ठीक है, ये 4000 सॉरी 600 से 4000 या 150 से 400, ठीक है, किसका? कोवेलेंट का। और मेटालिक कितना हो गया? 72,000 किलो जूल पर मोल। और मोलर कितना हुआ? 0.05 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, ठीक। अगला हमने फिजिकल नेचर पढ़ लिया। फिजिकल नेचर के, या हार्डनेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये कैसा हो गया? हार्ड, ब्रिटल हो गया। ये कैसा हुआ? हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट वगैरह थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। मेटालिक कैसा हो गया? जनरली हार्ड होते हैं मेटल्स, कुछ एक मेटल हैं जो सॉफ्ट होंगे, बाकी तो हार्ड ही होते हैं लगभग। अब जैसे मरकरी है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अब मरकरी को यहाँ नहीं कंसीडर कर सकते। एल्कली मेटल्स हैं, सॉफ्ट होते हैं, शार्प एज नाइफ से कट जाते हैं, तो उनको भी यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। तो कुछ एक है, चूँकि पेरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी मेटल्स की है और लगभग सारे हार्ड हैं, कुछ को छोड़ के 4-6 को छोड़ दीजिए, सब तो हार्ड ही हैं, ठीक है। और मोलिकुलर सॉलिड कैसा होता है भाई? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर पूछा जा रहा है कि क्या कोई मोलिकुलर सॉलिड है जो हार्ड होता है, भाई आइस है ना, आइस तो हार्ड होता ही है। अब ये बात थोड़ी ना कहा कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो बिलो रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो आइस की अगर बात की जाए तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, आइस हार्ड होता है, ठीक। कोई डाउट है? ये पॉइंट क्लियर हो गए इतने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अरे भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? तो 6 है मेरे ख्याल से, 6 पॉइंट होगा, ठीक है, 4, ठीक है। तो 6 हमने क्या ले लिया? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट आयनाइड सॉल्ट का। अब यहाँ टेम्परेचर आपको नहीं बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बस ये देखते हैं हाई है, लो है, बस ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? तो आयनिक का हो जाएगा कैसा? हाई, ठीक है। अरे भाई मेल्ट कराना हमने, NaCl को मेल्ट कराओ बेटा। आयन में तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं कि Na को अलग करना है और Cl को अलग करना है। ये तो आप सिंपल वाटर में डाल दो तो दोनों टूट जाएंगे, आप सिंपल वाटर में डाल दो तो टूट जाएंगे। लैटिस एनर्जी तो बड़ी कम है इनकी, बहुत कम है लैटिस एनर्जी, तुरंत ब्रेक कर जाते हैं, कोल्ड वाटर में ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम इसको मेल्ट करने की, सॉलिड के मेल्ट करने की, मतलब ड्राई NaCl ले लीजिए और टेम्परेचर दीजिए कि वो मेल्ट कर जाए, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। वो कैसा होगा? हाई हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया? हाई हो गया, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट के लिए, इसके लिए भी क्या बोलेंगे? ये भी हाई होगा, हाई, वेरी हाई, हाई की या वेरी हाई कह लीजिए, बहुत हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड कहाँ कौन सा मेल्ट होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड की बात करें बेटा, ये भी हाई। हाँ, मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे लो टू हाई, ठीक है। तो हम बेसिकली लो लेके चलेंगे बेटा, हाई को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? बेसिकली लो, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हाई एक आध जगह लिखा हुआ है तो हमारे पास वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा? लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लो कंसीडर करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, 7th है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखना है, ठीक है बेटा। आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा तो पढ़े भाई, यहाँ जैसे ही करंट पास के आयन होते हैं, वो आयन तो करंट को कंडक्ट करेंगे, उनसे तो करंट पास करेगा ही। तो क्या हो जाएगा? ये आयनिक सॉलिड करंट के कंडक्टर होंगे,
नहीं होंगे, क्योंकि बेटा सॉलिड की बात कर रहा है। सॉलिड का मतलब ये हो गया कि NaCl है ड्राई कंडीशन में, एक्वस नहीं कह रहा, मॉल्टन नहीं कह रहा, फ्यूज्ड नहीं कह रहा। तो क्या करंट पास करेगा भाई? Na के पैर थोड़ी ना है, Cl के पैर थोड़ी ना कि चल के चले जाएंगे। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, बस Na चल दिया, Cl उधर चल दिया, सॉलिड में कोई नहीं जा पाएगा ना, कब मूव करेगा? तो बेटा करंट दो ही कंडीशन पे पास करती है, या तो करंट आयन पास करते हैं और या फिर करंट इलेक्ट्रॉन पास करता है, तीसरा कोई करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो सॉलिड में कौन पास करता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन होता है। और मोल्टन या एक्वस कंडीशन में किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू होता है। बड़ा यहाँ तो सॉलिड कह रहा, क्या यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, सबने तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो इसलिए ना तो ये मोल्टन है, तो ना इसमें आयन का कंडक्शन हो सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा कैसे होंगे ये? इंसुलेटर। कैसे होंगे? इंसुलेटर। कब कंडीशन में? इन सॉलिड फेज। ये सॉलिड फेज में कैसे हो जाएंगे? इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन करंट पास करेंगे कब? एक्वस कंडीशन हो या मोल्टन कंडीशन हो या फ्यूज्ड कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ये करंट पास करेंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो क्या कोवेलेंट सॉलिड करंट पास करेगा? कोवेलेंट सॉलिड से करंट पास होता है? नहीं, इंसुलेटर होंगे ये भी। क्या होंगे बेटा? इंसुलेटर। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ग्राफाइट। बेटा ग्राफाइट कोवेलेंट है पर इससे करंट पास करता है। क्यों पास करता है? क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन फैमिली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था। क्यों पास करता है? क्योंकि ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर रखता है। तो हेक्सागन में एक कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है और 2 लेयर आपस में अटैच नहीं होते, इनके बीच एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, हेक्सागन की एक लेयर एक ऊपर होगी ग्रेफाइट की, कार्बन की, एक लेयर उसके नीचे होगी, एक लेयर उसके नीचे होगी। तो एक कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? सिर्फ 3 बॉन्ड हेक्सागन में। देख लो आप भाई, यही ना होगा। ठीक है, मान लो एक कार्बन था, ठीक है, अब यहां से ऐसे गया, ठीक है, यहां से ऐसे गया, तो देखो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 3। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 3। अब ये तो आगे जाएगा ना, ये तो इधर जाएगा ना, तो कार्बन 1 2 3 सिर्फ 3 ही तो बनाया। ठीक है, और 2 लेयर के बीच में ये भी 3 का बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, ये भी 3 का एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो सबके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। और दोनों लेयर आपस में कोवेलेंट या कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। दोनों लेयर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसीलिए तो ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। अभी सॉफ्ट की बात हुई थी, तो ग्रेफाइट लेयर एक दूसरे पे स्लिप करती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वहां पे काम कर रहा है, वीक वाला वंडरवाल फोर्स काम कर रहा है। तो इसलिए वंडरवाल फोर्स कैसा हो जाएगा? वीक होगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, इसीलिए स्लिपरी नेचर होते हैं। इसीलिए लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर लेते हैं इनको, जहां पे ऑयल यूज नहीं कर सकते। अब कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो ऑयल गिरा के खेलेंगे, तो वहाँ पे पाउडर ही तो यूज़ करते हैं। हाँ, अब ग्रेफाइट नहीं डालते, पूरा काला हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, ग्रेफाइट नहीं डालते क्योंकि पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। लेकिन मशीनरी पार्ट जहाँ ऑयल अगर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, अब ऑयल डाल दिए तो बर्न करके चिपक जाएगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड, ये क्या हो गया बेटा? तो मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? कंडक्टर, गुड कंडक्टर। कब? एट सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज। तो सॉलिड या मोल्टन किसी भी कंडीशन पे क्या हो जाएंगे? गुड कंडक्टर होंगे, बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे। ठीक है, और मेटालिक क्या होंगे? कंडक्टर होंगे बेटा, मेटल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल से कब कंडक्शन होगा? ना तो उसमें आयन है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हो जाएंगे बेटा? इंसुलेटर। कैसे हो जाएंगे ये? इंसुलेटर। ठीक है, तो सॉलिड के फॉर्म में कैसे होंगे? इंसुलेटर इन सॉलिड फेज। ठीक है, इंसुलेटर इन सॉलिड फेज। कोई डाउट समझने में इतना? और लास्ट हमारे पास आ रहा है बेटा 8 पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड के बेटा बताना तो है नहीं, बहुत सारा हो गया भाई। NaCl है, MgO है, CaCl2 है, ZnS है, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
CSO4 है, बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। बेटा कोवेलेंट के कौन हो गए? कोवेलेंट क्या कह सकते हैं? तो हम क्वार्ट्ज कह सकते हैं, SiO2, कार्बोरंडम कह सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए इसके, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ALN, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। कोई डाउट समझने में यहाँ से क्लियर हो रहा है? ठीक है। मेटालिक सॉलिड, जितने भी मेटल से जानते हो, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन वाले मेटल, सभी मेटल आ जाएंगे इसमें, ठीक है, मेटालिक सॉलिड हो गया, ठीक है। मेटल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन हो गया बेटा? तो कोई भी ले सकते हैं, हमने ले लिया सॉलिड CO2, ड्राई आइस जिसे कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। अब इसका डिटेल हम थोड़ा क्लासीफाई करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। और क्या हो गया? सॉलिड HCl हो गया, ठीक है, सॉलिड NH3 हो गया, ठीक, सॉलिड SO2 हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं, सॉलिड हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सॉलिड हाइड्रोजन हो गया, वाटर या आइस कह लीजिए, आइस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? तो बेटा जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमने डिफाइन कर लिया। अब मॉलिक्यूलर वाले की बात रह जा रही है, उसको बस हमें डिफाइन करना है, ठीक है, उसको बस हम डिफाइन करने वाले हैं। तो अब ये हमारे पास ये तो हो गया बेटा। अब हमें डिफाइन करना है मॉलिक्यूलर वाला। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, बताइए, ठीक है। अब सेम जो पॉइंट हमने चारों सॉलिड के लिए पढ़े थे वो सारे पॉइंट्स अब हमें पढ़ने हैं किसके लिए? मॉलिक्यूलर के लिए, ठीक है। वो 6-7 पॉइंट जो भी हमने पढ़े थे, 7 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके लिए? मॉलिक्यूलर के लिए, ठीक है। बेटा ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कितने पार्ट हो गए बेटा? हमने बताया था 3 पार्ट हो गए। एक को हम क्या कहते हैं? पोलर। एक को क्या बोलने वाले हैं? नॉन पोलर। और एक को क्या बोलने वाले हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेटा डेफिनेशन जो था वो तो हम देख चुके हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर के लिए? वो तो एक ही चीज़ चलेगा, दो सॉलिड विच एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सॉरी बिलो रूम टेम्परेचर ड्यू टू वीक फोर्सेस। क्लियर? सेकेंड हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है, सेकेंड पॉइंट से देख, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। बेटा पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा? पोलर के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा? मॉलिक्यूल। इसमें तो सोचना नहीं, इसके लिए भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत? हाँ, बस ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल, यही फर्क आएगा बस यहाँ, पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा हो जाएगा भाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये कैसा हो जाएगा? ये भी पोलर ही होंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़ा होंगे, स्ट्रॉन्ग पोलर, स्ट्रॉन्ग पोलर विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बेटा सारे पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाने नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? क्लियर है ना? हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में? सिर्फ 3 चीजें लेते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सिर्फ 3, ठीक है। इन्हीं तीनों के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। बेटा फर्स्ट हो गया हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है। सेकेंड जो बात आ रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, सॉरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस। बेटा इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होगा इसमें? ठीक है, तो पोलर वाले में इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा काम करेगा? तो बेटा पोलर है ना, पोलर, तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि HCl है, फिर यहाँ मान लीजिए HCl है,
तो बेटा इस पे कैसा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा पार्शियल पॉजिटिव। तो एक डाइपोल ये हो गया, ये रहा इसका मोमेंट, और एक डाइपोल ये है इसका मोमेंट, ठीक है। तो पोलर और पोलर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया, यही तो है पोलर मॉलिक्यूल, यही तो है पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके बीच कौन सा डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। मेन चीज यही समझना हमको, क्या होगा यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। नॉन पोलर में कैसा हो गया, क्या डाइपोल डाइपोल होगा, नहीं। तो क्या बोलेंगे बेटा, तीन नाम दे सकते हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्स, या कई जगह पे इसको हम वंडरवॉल भी कह लेते हैं, फोर्सेस या फोर्स, या बुक में कई जगह दिया हुआ है बेटा लंदन फोर्स, ठीक है। तो कोई भी नाम से अगर क्वेश्चन पूछे तो हम ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किसकी बात चल रही है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ कौन सा काम करेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, नाम से ही क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। कोई परेशानी समझने में, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्डिंग एनर्जी। अब आप सोच के बताओ, सिंपल है, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा डाइपोल डाइपोल वाला, या लंदन फोर्स वाला स्ट्रांग होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों में सबसे स्ट्रांग कौन। तो बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो डाइपोल का सबसे स्ट्रांग कंडीशन होता है, डाइपोल का सबसे स्ट्रांग कंडीशन होता है, क्लियर। तो पोलर वाले में कितना आ जाएगा, पोलर में कितना आ जाएगा, तो पोलर का हमारा होता है 5 से लेके लगभग 25 किलो जूल पर मोल तक आती है ये बात, ठीक है। 5 से लेके और कितना 25 किलो जूल पर मोल तक ये बात आती है, ठीक है, क्लियर। अब बताओ नॉन पोलर वाला वीक होगा ना, तो याद है वहाँ 0.5 से लेके 0.5 से लेके चले थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 0.05 से लेके कहाँ तक जाने वाले हैं, बहुत होगा तो 10 तक, ठीक है। बहुत चले गए तो 10 भी तो ज़्यादा ही हो गया, 10 भी ना जाओ आप, ठीक है। बहुत हो गया तो 4 to 5 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, 4 किलो जूल पर मोल, ये काफ़ी वीक हो गया, बहुत वीक है। तो लंदन फोर्स क्लियर है ना बेटा, क्लास 11th का है ये लंदन फोर्स। तो दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है लंदन फोर्स, सबसे कमज़ोर। बस ऐसे ही समझ लो कि यहाँ से लंदन तक है तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत कम। फ्रिज लंदन के नाम पे है, वो डिस्टेंस के नाम पे नहीं है कि यहाँ से लंदन की बात कर रहा है, फ्रिज लंदन ने बताया था इसको, इसलिए हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लंदन तक काम कर रहा है। तो एक ह्यूमैनिटी होती है ना, वैसा नहीं कि अमेरिका के किसी आदमी को चोट लग जाए तो हमको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, हमें तकलीफ होगी। बस ऐसे ही समझ लो, उतना ही बड़ा फोर्स है, उतनी ताकत है इसकी, ठीक है। यानी सबसे वीक है ये, वीकेस्ट बॉन्ड नोन कौन सा है, लंदन फोर्स, ठीक है। देख सकते हैं आप इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या औकात है इसकी, ठीक है। अब कौन सा आ गया, हाइड्रोजन वाला। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना हो गया, 10 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत। 4th पॉइंट देख लेते हैं जरा, वही फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर का मतलब मान लीजिए कि हम हार्डनेस की बात करें तो कोई हार्ड है क्या इसमें, कैसा है सब, सभी के सभी सॉफ्ट है, सभी के सभी कैसे हैं, सॉफ्ट। ये भी कैसा है, सॉफ्ट। कई जगह आइस क्या होता है बेटा, हार्ड कंसीडर है, आइस कैसा हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हमारा पॉइंट ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, 5th पॉइंट। बेटा ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या होगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा इसका, लो। ये क्या हो जाएगा, लो, और ये क्या हो जाएगा, लो। कोई हाई होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। किसी के भी हाई होने का, भाई रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड रह नहीं जा रहा है, हाई क्या बोले इसका मेल्टिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर से भी नीचे है ये, तब तो ये सॉलिड में है, तो मेल्ट कराने के लिए कौन सा रूम टेम्परेचर आते हैं, सब तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लो बोलेंगे बेटा, ठीक है।
6 पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो कंडक्टर होंगे क्या? कभी नहीं, इंसुलेटर। कंडक्टर होंगे क्या? नहीं, इंसुलेटर। ये क्या होंगे बेटा? इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे, सॉरी, जो सॉलिड के फॉर्म में होंगे उस कंडीशन पे क्या होंगे बेटा? सॉलिड है, उस कंडीशन पे क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, तो पोलर वाले का एग्जाम्पल जरा बताएंगे? बिल्कुल, क्या हो गया बेटा? सॉलिड SO2 और क्या हो गया? सॉलिड HCl। क्लियर हो रहा है? पोलर हैं दोनों। जिसके पास भी डाइपोल मोमेंट होगा, जो भी पोलर होंगे, डाइपोल मोमेंट जो रखते होंगे वो पोलर है। अगर उनको सॉलिड के फॉर्म में ले आए तो कैसा हो जाएगा? ये पोलर हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेटा HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, HCl आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अब ये ना समझ लीजिएगा एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, तो यहाँ बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पोलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर? क्लोरीन नहीं बनाता। ठीक है, क्लोरीन नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ, बात कर रहे हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में बहुत सारे हो गए, जैसे मान लीजिए कि सॉलिड हाइड्रोजन की ही बात करें। ठीक है, सॉलिड CO2 की बात करें, किसी की भी इस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होंगे ये? बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है, सॉलिड I2 की बात करें। क्लियर है? सॉलिड I2 की बात करें। ठीक है, तो इस तरह से P4 हो गया। ठीक है, P4 की बात करें सॉलिड कंडीशन में, S8 की बात करें सॉलिड कंडीशन में, ये सभी के सभी क्या हो गए? सभी के सभी नॉन पोलर हो गए। और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बात करें बेटा? एक तो हमारे पास IC है सबसे इंपॉर्टेंट, और क्या हो गया? सॉलिड अमोनिया हो गया, और क्या हो गया? सॉलिड HF हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो बेटा हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 हमने पढ़े। हाँ, कंपटीशन लेवल पे 5 टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंपटीशन में बताएगी वो। ठीक है, हमारे जो एकेडमिक्स चलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होंगे? हम सिर्फ 4 पढ़ते हैं। क्लियर? तो 4 कौन कौन से हो गए? आयनिक, कोवेलेंट या नेटवर्क, मेटालिक एंड मोलिकुलर। मोलिकुलर कितने पार्ट? 3, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बेटा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इससे आगे चलेंगे। क्लियर? ठीक है।